फिर सियासत की बात करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा उठ गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दरअसल ईवीएम को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिजनेसमैन एलन मस्क की पोस्ट को टैग किया और इस पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। अखिलेश ने भी ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में ईवीएम के खिलाफ इलॉन मस्क के ट्वीट पर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की इजाजत नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रत्याशी के समर्थकों की तरफ से की गई गड़बड़ी से जुड़ी खबर शेयर करते हुए लिखा, जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। अब आपको बताते हैं कि राहुल ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही है। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। हालांकि मुंबई में ईवीएम को मोबाइल से अनलॉक करने की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम का मोबाइल से कोई कनेक्शन नहीं है और ईवीएम की काउंटिंग के लिए किसी कोड की जरूरत नहीं पड़ती। ईवीएम पर नए सियासी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद से हड़कंप मचा है। मस्क ने दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसे अमेरिकी चुनावों से हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि मस्क ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। मस्क ने ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रिट्वीट करके कही। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने। ईवीएम पर राहुल गांधी और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क के सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर एलन मस्क के दावों को गलत बताया। राजीव चंद्रशेखर ने लिखा कि एलन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य जगह पर लागू हो सकता है, जहां वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनें बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट नहीं है। राजीव चंद्रशेखर का साफ कहना है कि ईवीएम के लिए भारत में सबसे दुरुस्त व्यवस्था है। अब देखना है कि ईवीएम पर शुरू हुआ ये नया विवाद कहां तक जाता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। 24 जून से शुरू हो रहे 18वीं लोकसभा के पहले संसदीय सत्र को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए की बैठक हुई और इस बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर के भी चर्चा हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र अगले हफ्ते यानी 24 जून से शुरू होने वाला है। ये सत्र 9 दिन यानी 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून से लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बना सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू स्पीकर पद मांग रही है।
विपक्षी खेमा इंडिया गुट भी लोकसभा में मजबूत स्थिति में है। ऐसे में उसे उम्मीद है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के किसी सांसद को मिलेगा। अगर विपक्ष के सांसद को डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिलता है तो विपक्षी खेमा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है। 16वीं लोकसभा में एनडीए में शामिल थम्बी दुरई को पद मिला था। अन्नाद्रमुक के थम्बी दुरई को डिप्टी स्पीकर का पद मिला था। 17वीं लोकसभा में किसी को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद काफी अहम होता है। डिप्टी स्पीकर का पद सदन में ताकत का प्रतीक, सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष की ताकत का प्रतीक। लोकसभा के कामकाज पर स्पीकर का कंट्रोल। संविधान में स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर का पद, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के चुनाव का भी प्रावधान, स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर का रोल अहम। 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। माना जा रहा है कि स्पीकर के चुनाव में विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। सूत्रों की माने तो अगर विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वे स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। इसे लेकर अंतिम निर्णय संसद सत्र शुरू होने से पहले लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू डिवीजन में पनपे आतंकवाद को सख्ती से 42 जान गई। वहीं 1 जनवरी 2023 और 13 जून 2024 के बीच कश्मीर में सिर्फ 24 मौत दर्ज की गई। यानी पाकिस्तानी आतंकी आखाओं ने टेरर का टारगेट कश्मीर घाटी की बजाय जम्मू पर शिफ्ट कर दिया है, जिसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब भारतीय सुरक्षा बल एक्शन शुरू करने जा रहे हैं। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन को डबल बूस्टर डोज भी मिलने जा रहा है। वजह एनएसए अजित डोभाल के साथ इस मिशन में अजय डुल्लू की मास्टर प्लानिंग। वॉर अगेंस्ट टेरर में अजित डोभाल के बड़े और सक्सेसफुल ऑपरेशन की कहानियां तो सब जानते हैं, लेकिन अटल डुल्लू के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अटल डुल्लू बीते 6 महीने से जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। खास बात यह है कि पिछले 6 महीने में जम्मू कश्मीर में कई परियोजनाओं को सफल बनाने में अटल डुल्लू का सबसे बड़ा रोल रहा है। अटल डुल्लू ने श्रीनगर मेट्रो कॉर्पोरेशन बिजली की परियोजनाएं, टूरिज्म की परियोजनाओं में अपने अनुभव का इस्तेमाल किया है। गृह मंत्री अमित शाह की बुलाई बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने सुरक्षा सुदृढ़ करने के साथ अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ करने की पुख्ता रणनीति पेश की है। अटल डुल्लू 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की नौकरशाही में अटल डुल्लू का बड़ा मुकाम है। अटल डुल्लू को साल 2013 में गणतंत्र दिवस पर सराहनीय सार्वजनिक सेवा के लिए राज्य पुरस्कार मिल चुका है। 1996 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए उन्हें रजत पदक मिला है। दिसंबर 2023 में अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव का पद संभाला। यानी डुल्लू की बनाई रणनीति डोभाल के बनाए मास्टर प्लान पर चलकर अब आतंकियों का खात्मा होगा। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए जो तैयारियां की हैं, उन्हें देख भी दहशतगर्दों के प्राण सूख जाएंगे। अमरनाथ यात्रा कड़ी सुरक्षा में होगी। इसके लिए जरूरी ट्रुप्स और साजो सामान की समीक्षा भी इस बैठक में की जाएगी। साथ ही अमरनाथ यात्रा रूट पर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए एआई बेस्ड निगरानी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा की जाएगी। इससे पहले गृह मंत्री ने शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति को लेकर हुई समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में गृह मंत्रालय के कई अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, सीआरपीएफ के आला अधिकारी और इंटेलिजेंस ग्रेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। गृह मंत्री ने सभी अधिकारियों से सुरक्षा के इंतजाम को लेकर सवाल किए और फीडबैक लिया। अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ के लिए साधुओं ने जम्मू में डेरा डालना शुरू कर दिया है। 29 जून से शुरू होने जा रही पवित्र यात्रा के लिए जम्मू के कई मंदिरों में साधु जुटने लगे हैं। आस्थावानों के इस उत्साह की वजह भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी है। आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। पीर पंजाल के जंगलों में पनाह लेकर बैठे दहशतगर्दों के खिलाफ इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान तैयार किया गया है।
जिसके तहत दहशतगर्दों को दफन करने के साथ उनके मददगारों को भी सुरक्षा बलों ने शिनाख्त करनी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी हिस्से यानी पुंछ, राजौरी और रियासी इलाके की पहाड़ियों के घने जंगलों में पनाह लेने वाले आतंकियों की मदद पहुंचाने वाले ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान शुरू हो गई है। सेना के खुफिया सूत्रों की जानकारी बताती है कि OGW कश्मीर से ध्यान हटाने और आतंक की आग को जम्मू के इलाके की तरफ मोड़ने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने जम्मू को आतंकी टारगेट बनाने के ऑपरेशन को पीर पंजाल का नाम भी दे रखा है, क्योंकि फौज और सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ ऑपरेशन ने घाटी में आतंक की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। ऐसे में आतंकियों के इस इकोसिस्टम में घाटी में जिंदा रहना और अपना वजूद बचाए रखने में मुश्किल हो रही है। लिहाजा कई लेयर पर अपने ऑपरेशन में तब्दीली करके आतंकी आकाओं ने नया प्लान तैयार किया है। लेकिन जम्मू सीरियल अटैक के बाद टेरर प्लान का पर्दाफाश शुरू हो गया है। डोभाल और डुलू की जोड़ी अब आतंकियों और उनके आकाओं का संहार करने जा रही है। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में अजित डोभाल का ये कॉन्फिडेंस ही आतंकी आकाओं हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की मौत का सबब बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर लगातार 2 दिनों तक मंथन चला और इस दौरान सभी 11 सीटों को लेकर के आपस में चर्चा की गई। साथ ही आने वाले दिनों में संगठन में मजबूती की नसीहत भी जारी की गई है। लगातार 2 कार्यकाल में सभी 25 सीटों पर चुनाव जीतने वाली बीजेपी के लिए इस बार के नतीजे आशा के अनुरूप नहीं रहे। 11 सीटों पर हार के बाद पार्टी उन तमाम कारणों को ढूंढने और उन पर विचार विमर्श करने में जुटी है। ऐसा कहा जा रहा है कि हार के कारणों पर रिपोर्ट तैयार करने के बाद इसे राष्ट्रीय संगठन को भेज दिया जाएगा, जिसके आधार पर राष्ट्रीय संगठन आने वाले दिनों में अपने स्तर पर किसी भी तरह से फैसला लेने में सक्षम होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में ये सामने आया कि 400 पार के नारे को कांग्रेस ने आरक्षण खत्म होने के डर से जोड़कर SC/ST वोट पर विपरीत असर डाला, जबकि जातीय समीकरण बीजेपी के अनुरूप नहीं रहे। टिकट वितरण को लेकर स्थानीय मुद्दों का मसला भी अपनी जगह था। भरतपुर के क्या सभी लोकसभाओं की समीक्षा हुई थी। उसमें आगामी हमारे जो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं उस पर महत्वपूर्ण हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने फोकस किया था कि आगे आपको अब आने वाले चुनावों नगर पालिका और पंचायत के चुनावों में पूरी तरह से ध्यान रखना है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको देखते हुए अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने आदेश दिए हैं कि जो भी आगामी चुनाव आ रहे हैं उस पर पूरा ध्यान रखना है और सभी कार्यकर्ता सब मिल के रहें और आगे हमें चुनाव जीतना है। जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लग रहे हैं राजस्थान के उत्थान के लिए हर तरह से प्रयास करके एक 100 दिन की योजना तैयार थी और फिर हम 100 दिन की योजना तैयार करके निश्चित रूप से इस राजस्थान के हर वर्ग के लिए और हर क्षेत्र के लिए काम करेंगे। 2 दिनों तक ताबड़तोड़ चली बैठक में टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, श्री गंगानगर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर के नतीजों पर चर्चा हुई और बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी, लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रदेश की सह प्रभारी विजया राहटकर समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के निमित्त सारे जो लोगों के साथ बैठना हुआ और निश्चित रूप से जहां कहीं कमी होती है उसका चिंतन भी होता है, बातचीत भी होती है और आगामी कार्यक्रमों को लेकर 21 तारीख को योग दिवस, 22 तारीख को सुंदर सिंह जी भंडारी जी की जयंती, 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, 25 तारीख को आपातकाल, मन की बात का कार्यक्रम 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती, ऐसे अनेक कार्यक्रमों को लेकर चर्चा
उसके अनुसार 2 दिन हमने मंथन किया, सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बातें की और जो भी सुधारों के लिए आवश्यक कदम है वो उठाने का एक संकल्प भी बन गया है। और आने वाले काल में जो भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, कुछ चुनाव भी है, उनके बारे में भी सन्निद्धता कैसे और तगड़ी की जाए, इसकी भी चर्चा हमने की। बहरहाल बीजेपी के लिए इस बार के लोकसभा चुनाव उत्साहवर्धक नहीं थे। चुनाव से पहले पुरजोर तैयारियों के बाद भी 25 में से 11 सीटों पर पार्टी को नुकसान के बाद संगठन में इस बात की चिंता की जा रही है कि आखिर चूक कहां रही। न्यूज़ 18 के लिए महेश दादीज की रिपोर्ट। और चलिए न्यूज़ 18 प्राइम में खबरों का सिलसिला यहीं थमता है।